नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का भाग 5। आज का यह जो करंट अफेयर्स का वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सभी जो आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, हाल ही में जो यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा हुई 2023 वाली, उसी से सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न लिए गए हैं। तो ये सारे जो प्रश्न आपके हैं ये 2023 की यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो आप याद रखिएगा, भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का जो उद्घाटन है यह कर्नाटक के तुमकुर में किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? क्रिस हिपकिंस को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिस हिपकिंस को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भारत के किस शहर में G20 बैठक की अध्यक्षता नहीं करी गई थी। ये जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है मैंने यूपी स्पेशल वाले करंट अफेयर्स के वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था। तो अगर आपको पता हो तो इसका जवाब देने की कोशिश करिए। तो आप याद रखिएगा, यूपी के किन किन शहरों में जो है G20 बैठक की अध्यक्षता की गई, मतलब बैठकें की गई थी। तो आगरा में की गई थी, आप याद रखिएगा, आगरा में की गई थी, वाराणसी में की गई थी, ग्रेटर नोएडा में की गई थी, लेकिन कानपुर में नहीं की गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक शहर और है जहाँ पर G20 की बैठक की गई थी, उस शहर का आपको नाम बताना है, क्योंकि मैंने आपको यह पढ़ाया हुआ है करंट अफेयर्स का प्रश्न यूपी स्पेशल का। अगर आपने वीडियो देखा होगा करंट अफेयर्स वाला तो उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो आपको चौथे शहर का नाम बताना है जहाँ पर G20 बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है? तो आप याद रखिएगा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो 149। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो इस mRNA वैक्सीन का नाम है मॉडर्ना। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉडर्ना का जो इस्तेमाल है कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? स्पेयर पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो प्रिंस हैरी के द्वारा जो यह पुस्तक लिखी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रिंस हैरी के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय जिसका नाम है डीकन विश्वविद्यालय, यह किस देश का विश्वविद्यालय आपसे पूछा जा रहा है? तो भारत में जो है अपना कैंपस खोलने वाला यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसका नाम है डीकन विश्वविद्यालय। तो यह किस देश का विश्वविद्यालय है? तो ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय है। तथा कहाँ पर इसने अपना कैंपस खोला है? तो गिफ्ट सिटी गुजरात में। आप याद रखिएगा, गिफ्ट सिटी गुजरात में जो है इसने अपना कैंपस खोला हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो G20 2023 का जो प्रतीक चिन्ह है उसके संदर्भ में दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन क्या है? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह जो है 7 तो यहाँ पे प्रतीक चिन्ह की जो 7 पंखुड़ियाँ हैं
ये जो है 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये भी दूसरा वाला भी कथन आपका बिल्कुल सही दिया गया। तो प्रयुक्त दोनों कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए थे। तो आप याद रखिएगा, भारत के प्रतीक मतलब भारत के G20 प्रतीक चिन्ह में जो है 7 पंखुड़ियों वाला कमल था, आप याद रखिएगा। तथा 7 पंखुड़ियों वाला जो कमल है यह 7 महाद्वीपों को जो है प्रदर्शित करता था। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी पाएंगे पिक्चर में, यहाँ पे जो G20 का प्रतीक चिन्ह है इसमें 7 पंखुड़ियों वाला आपका कमल है। तथा ये जो 7 पंखुड़ियाँ हैं हमारे 7 कॉन्टिनेंट, हमारे 7 महाद्वीपों को प्रदर्शित करती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा 2023 के G20 सम्मेलन का जो है थीम क्या था, विषय क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, इसके बारे में आप याद रखिएगा। हिंदी में पूछे तो वासुदेव कुटुंबकम हो जाएगा, इंग्लिश में पूछे तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक आपसे पूछे गए हैं। तो आप याद रखिएगा, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया था। तो आपको बताना है कि न्यूजीलैंड जो है किस वर्ष तक धूम्रपान मुक्त होना चाहता है। तो आप याद रखिएगा, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2025 तक जो है धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है न्यूजीलैंड की सरकार ने। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का जो है विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यहाँ पे विमान होगा, तो किस एयरलाइन का विमान जो है नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो एती एयरलाइन, आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, एती एयरलाइन का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मानव विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट 2022 की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान था। तो 132वां था। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इसको जारी किसने किया था, तो इस इंडेक्स को जारी किया गया था UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसको जारी किया गया था। तथा इसमें पहले स्थान पे कौन सा देश था, तो स्विट्जरलैंड का जो स्थान था सबसे पहला था। और सबसे आखिरी पर आपको मिलेगा बुरुंडी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इंडिया की रैंकिंग क्या थी, 132वीं थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सिंपल सा प्रश्न ये बजट से पूछा गया था कि जो भी भारत सरकार के खर्चे होते हैं उनका यहाँ पे परसेंटेज वाइज हिसाब दिया गया था। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से गलत दिया गया है। तो भारत सरकार का सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो ब्याज भुगतान पर होता है, 20%, आप याद रखिएगा। इसके अलावा सब्सिडी पर 9%, जो कि ये डेटा आपका गलत दिया गया है। इसके अलावा करों एवं शुल्कों में राज्यों की भागीदारी जो है 18% होती है। इसके अलावा रक्षा व्यय पे भारत सरकार खर्च करती है 8%। तो आइए इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि किस पर भारत सरकार कितना खर्च करती है, यहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये डेटा आप याद कर लीजिएगा, रुपया जो है कहाँ जाता है यानी कि कहाँ पर खर्च होता है। तो जो भारत सरकार हमारी है यह जो है 20 पैसा जो है आपका ब्याज अदायगी पर खर्च करती है। तो आप इसे याद रखिएगा, 20 पैसा ब्याज अदायगी पर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है हमारी जो हमको जो आय प्राप्त होती है वो लोन से ही प्राप्त होती है। यानी कि रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा जो रुपया है यह किससे आता है, तो सबसे ज़्यादा जो रुपया है इंडियन गवर्नमेंट के पास वह उधार से आता है। तो जितना हम उधार लेंगे उसका हमको ब्याज भी तो चुकाना पड़ेगा। तो उसी के ब्याज अदायगी में ही सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च होता है। तो 20% जो है भारत सरकार जो है ब्याज अदायगी पर खर्च करती है। इसके अलावा जो है 18% कितना कहाँ पर खर्च करती है, तो करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी पर 18 पैसा खर्च करती है। इसके अलावा 17 पैसा जो है केंद्र की योजनाओं पर खर्च होता है। इसके अलावा जो है रक्षा पर जो है 8 पैसा यानी कि 8% खर्च होता है। तो इसी तरह से जो है कहाँ कहाँ पर रुपया खर्च होता है सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है वही पिक्चर के फॉर्म में यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन सब्सिडी वाला जो यहाँ पे डेटा दिया गया था ये गलत दिया गया था। इसको आप
काट दीजिएगा, बाकी तीनों आपके ऑप्शन में बिल्कुल सही दिए गए थे। तो रुपया कहाँ से आता है और कहाँ पर जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है, तो मैंने आपको अभी बताया है, उधार और अन्य देयताओं से जो है 34 पैसा भारत सरकार के पास आता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं सेकेंड नंबर पर जो है जीएसटी से पैसा भारत सरकार के पास आता है। इसके बाद जो है 15 पैसा आयकर से आता है और 15 पैसा जो है निगम कर से आता है भारत सरकार के पास, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं सबसे ज़्यादा जो भारत सरकार का खर्च होता है, रुपया कहाँ पर जाता है, तो ब्याज अदायगी में इंटरेस्ट के पेमेंट पर जो है सबसे ज़्यादा पैसा भारत सरकार खर्च करती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है। तो आप याद रखिएगा, अनुराधा राय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, जिसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया। किस भाषा के लिए दिया गया, तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो उनकी पुस्तक का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा को अनिवार्य करने वाला देश है ताइवान। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, किस किस विभाग को कितनी कितनी धनराशियाँ आवंटित की गई हैं, इसको आप गूगल पर सर्च करिएगा, या अगर आपके पास कोई पुस्तक होगी, कोई बुक होगी जिसमें बजट को एकदम एक्सप्लेन किया गया अच्छे तरीके से, तो उस पुस्तक को आप खोलिएगा और वहाँ पर देखिएगा किस विभाग को कितनी धनराशियाँ आवंटित की गई हैं, और इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये डेटा आपसे एग्जाम में हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो हरियाणा में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल भी लिखी गई है। हाल ही में सरकार ने क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में जो है भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो फरीदाबाद का, हरियाणा के फरीदाबाद का क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है, वहीं पर भारतीय जैविक डेटा केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था। तो टैक्स स्कैंडल के मामले में, टैक्स चोरी के मामले में जो है इन्होंने अपने वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया था, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, टैक्स स्कैंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो निसार उपग्रह जो है यह इसरो और नासा के द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसरो और नासा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था। तो आप याद रखिएगा, सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास का जो आयोजन था यह राजस्थान में किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे दोनों ही कथन आपके सही दिए गए हैं। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो यह जो एससीओ फिल्म महोत्सव है यह भारत में कहाँ पर आयोजित किया गया, तो मुंबई में आयोजित किया गया, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा इसके बाद क्या दिया गया है, एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाती हैं। तो दोनों ही कथन आपके बिल्कुल सही दिए गए हैं, इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी को स्थापित किया गया है जामनगर गुजरात में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे
जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जामनगर गुजरात में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र जामनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल जो है 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके बारे में आप याद देखिएगा, इसका जो जिक्र है केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया। तो 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? जो गीत है RRR मूवी का, मूवी भी आप याद देखिएगा, RRR मूवी, और इसका जो गीत है जिसको गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था नाटू नाटू, इसके रचनाकार कौन है? तो MM किरावनी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, MM किरावनी। और इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय बैंक ने अपनी करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? तो आप याद देखिएगा, ऐसी घोषणा करने वाला देश बना था ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय बैंक जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का फैसला किया था फरवरी के महीने में 2023 में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके UPPCS 2023 की प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछे गए थे। आई होप ये सभी प्रश्न आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, तो इनको आप कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।